द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर कितनी तरह की मशीन और डिवाइसेस होती हैं। मतलब पुरानी, नई, अलग अलग ब्रांड्स की, और सबका अपना अपना प्रोटोकॉल, अपना ड्राइवर और डेटा फॉर्मेट होता है। अब कल्पना कीजिए कि इन सभी के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बनाना और उन्हें लगातार कॉन्फ़िगर करना कितना मुश्किल होगा, खासकर जब कॉन्फ़िगरेशंस दिन में कई बार बदलती हों। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर आर्किटेक्चर सेंटर से है, और ये इसी एज वर्कलोड कॉन्फ़िगरेशन की समस्या का एक बहुत ही एलिगेंट समाधान बताता है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। ये बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और एफिशिएंसी से सीधे तौर पर जुड़ा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सही नहीं है तो फैक्ट्री लाइन रुक सकती है, प्रोडक्शन खराब हो सकता है और मतलब लाखों का नुकसान हो सकता है। तो आज का मकसद यही समझना है कि इंडस्ट्रियल एज सॉल्यूशंस को बड़े पैमाने पर स्केल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है और इसे इम्प्लीमेंट करने के कॉमन पैटर्न्स क्या हैं। तो सबसे पहले इस समस्या की जड़ क्या है? ऐसा क्या है फैक्ट्री के शॉप फ्लोर पर जो कॉन्फ़िगरेशन को इतना मुश्किल बना देता है? ये घर पर वाईफाई राउटर कॉन्फ़िगर करने जैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ मॉड्यूलर वर्कलोड्स को अलग-अलग प्रोटोकॉल्स, ड्राइवर्स और डेटा फॉर्मेट्स को सपोर्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, एक ही सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हो सकता है जो एक मशीन से मॉडबस प्रोटोकॉल पर बात कर रहा हो और दूसरी से ओपीसी यूए पर। और सोर्स मटेरियल ये भी कहता है कि कई बार एक ही वर्कलोड के मल्टीपल इंस्टेंसेस अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस के साथ एक ही एज लोकेशन पे चल रहे होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक ही एज डिवाइस पर, मान लीजिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन का सॉफ्टवेयर 10 बार चल रहा है और हर इंस्टेंस एक अलग कैमरा और प्रोडक्ट लाइन को देख रहा है जिसकी अपनी यूनिक सेटिंग्स है। और जैसा आपने कहा, अपडेट्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। तो अगर हमें एक आइडियल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करना हो, एक ऐसा सिस्टम जो इन सारी चुनौतियों से निपट सके, तो उसमें क्या खूबियां होनी चाहिए? सोर्स के मुताबिक एक मजबूत सिस्टम में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली है लेयर्स। कॉन्फ़िगरेशंस को एक सिंगल फाइल की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि कई परतों में बांटा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर के साथ आने वाली बेस कॉन्फ़िगरेशन, ओके। फिर CI/CD पाइपलाइन में डाली गई ग्लोबल सेटिंग्स, उसके बाद क्लाउड टेनेंट लेवल की सेटिंग्स और आखिर में उस स्पेसिफिक एज लोकेशन या मशीन की सेटिंग्स। मतलब हर लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन को फाइन ट्यून या ओवरराइड किया जा सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती होगी। एग्जैक्टली। और यहीं पर दूसरी खूबी आती है, मल्टीपल एडिटर्स। अलग अलग लेयर्स को अलग अलग लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बेस कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा और फैक्ट्री फ्लोर का इंजीनियर मशीन स्पेसिफिक पैरामीटर्स। बिल्कुल। सेंट्रल आईटी टीम ग्लोबल पॉलिसी सेट करेगी और फैक्ट्री इंजीनियर मशीन स्पेसिफिक पैरामीटर्स सेट करेगा। लेकिन जब इतने सारे लोग बदलाव कर रहे हों तो चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं। ये पता लगाना कि किसकी वजह से समस्या हुई वो तो मुश्किल होगा। सही बात है। इसीलिए तीसरी खूबी है ट्रैकिंग एंड ऑडिटिंग। हर बदलाव को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, केयरफुली ट्रैक और ऑडिट करना पड़ता है ताकि पता रहे कि कब, किसने और क्या बदलाव किया। ये गवर्नेंस और ट्रबल शूटिंग दोनों के लिए क्रिटिकल है। और एज कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी रियलिटी तो कनेक्टिविटी होती है, जो अक्सर अनरिलायबल होती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। इसीलिए चौथी और शायद सबसे जरूरी खूबी है ऑफलाइन एक्सेस। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के लिए कॉन्फ़िगरेशंस का एज पर लोकली अवेलेबल होना क्रिटिकल है। अगर क्लाउड से कनेक्शन टूट भी जाए तो फैक्ट्री का काम नहीं रुकना चाहिए। हाँ, एज सिस्टम को अपनी लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलते रहना चाहिए। और आखिर में, इन सब के बावजूद क्लाउड पर सभी कॉन्फ़िगरेशंस का एक ग्लोबल व्यू भी उपलब्ध होना चाहिए ताकि सेंट्रल टीम को हर एज लोकेशन की करंट स्टेट का पता हो। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा और लॉजिकल लगता है, पर मुझे यकीन है कि इसे लागू करने में कई चुनौतियां आती होंगी। सबसे बड़ी रुकावटें क्या होती हैं? सबसे बड़ी चुनौती है ऑफलाइन एडिट्स को अलाउ करना। जब एज क्लाउड से कनेक्टेड नहीं होता, तब लोकल लेवल पर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव करने की सुविधा देना कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत बढ़ा देता है। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन की समस्या आती है। मतलब क्लाउड के बिना सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि जो व्यक्ति बदलाव कर रहा है वो ऑथराइज्ड है भी या नहीं? एग्जैक्टली।
यूजर ऑथेंटिकेशन अक्सर माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी जैसी क्लाउड सर्विस पर निर्भर करता है। ऑफलाइन मोड में कैसे वेरीफाई करें? इसके लिए लोकल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स बनाने पड़ते हैं, जो अपने आप में एक चैलेंज है। और मान लीजिए ये मैनेज कर भी लिया तो दूसरी बड़ी चुनौती आती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? हाँ, मतलब जब कनेक्शन वापस आता है तो हो सकता है क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन और एज की लोकल कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो। अच्छा, तो मतलब एक ऑपरेटर को मैन्युअली बैठकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्लाउड वाला चेंज सही है या जो एज पर ऑफलाइन में हुआ वो। इसमें तो गलती की बहुत गुंजाइश है। बिल्कुल। इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की स्ट्रेटेजी पहले से डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अगर ये ठीक से हैंडल ना हो तो सकता है फैक्ट्री लाइन का एक हिस्सा पुरानी सेटिंग पर चल रहा हो और दूसरा नई पर, जिससे एक बड़ा प्रोडक्शन डिजास्टर हो सकता है। और नेटवर्क के बारे में क्या? फैक्ट्री एनवायरनमेंट में तो सिर्फ कनेक्टिविटी लॉस ही नहीं, बल्कि नेटवर्क की बनावट भी एक चैलेंज होती होगी। हाँ, फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स में अक्सर ISA 95 स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जिसे पर्ड्यू मॉडल भी कहते हैं। पर्ड्यू मॉडल, राइट? जिसमें नेटवर्क की मल्टीपल लेयर्स होती हैं। एग्जैक्टली। फायरवॉल्स और सिक्योरिटी जोन्स के साथ क्लाउड से शॉप फ्लोर की मशीन तक सीधा कनेक्शन मिलना लगभग नामुमकिन होता है। डेटा को कई सिक्योर लेयर्स से होकर गुजरना पड़ता है। तो इस कंस्ट्रेंट को कैसे ओवरकम किया जाता है? इसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी चुननी पड़ती है जो इन लेयर्स के बीच एक तरह से मैसेज ब्रोकर का काम कर सके। सोर्स में अज्योर IoT एज में डिवाइस हायरार्कीज फीचर का जिक्र है जो यही काम करता है। अच्छा। एक पेरेंट एज डिवाइस जो IT नेटवर्क में है, क्लाउड से बात करता है, और फिर वो चाइल्ड एज डिवाइसेस को कॉन्फ़िगरेशन पास करता है जो शॉप फ्लोर पर होते हैं। एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, अगर कोई ऑथराइज्ड यूजर ही गलती से कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन पुश कर दे तो? मान लीजिए किसी ने IP एड्रेस में टाइपो कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। एक फॉल्टी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे किसी नॉन एग्जिस्टेंट एंड पॉइंट के लिए कॉन्फ़िगर किया गया कंपोनेंट, पूरे वर्कलोड को ब्रेक कर सकता है। मैंने एक केस देखा था जहां एक छोटी सी टाइपो की वजह से डेटा गलत एंड पॉइंट पर जा रहा था और 2 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला। सारा प्रोडक्शन डेटा लॉस हो गया। तो इससे बचने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस को भी सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स की तरह ही ट्रीट किया जाए। मतलब जैसे हम सॉफ्टवेयर कोड को टेस्ट करते हैं, वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन को भी वैलिडेट और टेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल। और ऑब्जर्वेबिलिटी बहुत जरूरी है। डैशबोर्ड्स पर सिस्टम एरर्स को कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस से सीधे कोरिलेट किया जा सके, ताकि रूट कॉज एनालिसिस मिनटों में हो, दिनों में नहीं। तो अब जब हमने समस्या और चुनौतियों की परतें खोलनी हैं, तो समाधान पर आते हैं। सोर्स मटेरियल में 2 अलग-अलग तरीकों का जिक्र है, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर और इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। क्या इसका मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करने का कोई एक सही तरीका नहीं है? हाँ, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 पैटर्न्स 2 अलग-अलग फिलॉसफीज पर बेस्ड है। फर्क फंडामेंटल है और इस बात पर निर्भर करता है कि कॉन्फ़िगरेशन को पुश किया जा रहा है या पुल। चलिए पहले पुश मॉडल की बात करते हैं, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर। इस पैटर्न में एक कंट्रोलर कंपोनेंट होता है जो वर्कलोड के बाहर होता है। क्लाउड से कॉन्फ़िगरेशन को वर्कलोड तक पुश किया जाता है। क्लाउड में एक सेंट्रल डेटा स्टोर होता है जो मास्टर कॉपी रखता है, और एज पर भी एक लोकल डेटा स्टोर होता है जो कॉन्फ़िगरेशन को कैश करता है, ताकि सिस्टम ऑफलाइन भी काम कर सके। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि वर्कलोड को डम रखा जाता है। उसे कॉन्फ़िगरेशन की चिंता नहीं करनी, वो बस अपना काम करता है। सारी इंटेलिजेंस बाहर एक कंट्रोलर में होती है। अच्छा, डम वर्कलोड स्मार्ट सिस्टम वाला अप्रोच है ये। एग्जैक्टली। इसका फायदा क्या है? वर्कलोड को डम रखने से क्या हासिल होता है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वर्कलोड को कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये तब बहुत यूज़फुल है जब आप वर्कलोड का सोर्स कोड एडिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने Azure IoT एज मार्केटप्लेस से कोई रेडीमेड मॉड्यूल लिया है, जो किसी थर्ड पार्टी वेंडर ने बनाया है। हाँ, तो आप उसके कोड में जाकर कॉन्फ़िगरेशन लॉजिक नहीं डाल सकते। दूसरा फायदा ये है कि इस कंट्रोलर के जरिए आप एक साथ मल्टीपल वर्कलोड्स की कॉन्फ़िगरेशन भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। ये पुल मॉडल कैसे काम करता है? दूसरा तरीका इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर पुल मॉडल पर काम करता है। इसमें वर्कलोड खुद एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को पुल करता है।
यानी खींचता है। बिल्कुल। इस अप्रोच में वर्कलोड ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनके पास यूनिक आइडेंटिफायर्स होते हैं, जैसे मॉड्यूल आईडी, डिवाइस आईडी, लोकेशन आईडी। जिनका इस्तेमाल करके वो कॉन्फ़िगरेशन स्टोर से अपने लिए स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन मांगते हैं। बिल्कुल। तो ये स्मार्ट वर्कलोड सिंपल सिस्टम वाला अप्रोच हुआ। इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि आर्किटेक्चर सिंपल रहता है, क्योंकि डेटा स्टोर के अलावा कोई और एक्सटर्नल कंट्रोलर कंपोनेंट नहीं चाहिए होता। और एक और बड़ा फायदा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अगर कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेट बदल गया है, तो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन से नई पर माइग्रेट करने का लॉजिक भी वर्कलोड के अंदर ही हैंडल किया जा सकता है। अच्छा, तो वर्कलोड खुद ही वर्जन कंपैटिबिलिटी मैनेज कर सकता है? हाँ, वर्कलोड खुद तय कर सकता है कि अच्छा, मुझे वर्जन 1 की कॉन्फ़िग मिली है, लेकिन मैं वर्जन 2 पर चल रहा हूँ, तो मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखने के लिए क्या सोर्स में कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिया गया है? इसे एज़्योर सर्विसेज के साथ मैप करके देखना हेल्पफुल होगा। हाँ, सोर्स में अजोर IoT एज का एक रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, जो इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से दिखाता है। इस आर्किटेक्चर में क्लाउड कंपोनेंट में IoT हब एक क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो पुश मॉडल का एक बेहतरीन उदाहरण है। ओके, और वो कॉन्फ़िगरेशन को प्रोपेगेट कैसे करता है? वो मॉड्यूल ट्विन फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करता है। मॉड्यूल ट्विन, ये नाम सुनने में तो कॉम्प्लेक्स लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? इसे एक शेयर्ड टू डू लिस्ट या स्टेटस बोर्ड की तरह समझिए। क्लाउड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज में लिखता है, ये सेटिंग्स अप्लाई करो। अच्छा, ये क्लाउड का इरादा है। बिल्कुल। और एज डिवाइस जब वो काम कर लेता है, तो रिपोर्टेड प्रॉपर्टीज में अपडेट करता है, काम हो गया और ये मेरा करंट स्टेटस है। इससे दोनों के बीच स्टेट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड रहता है। और ये सारा कॉन्फ़िगरेशन डेटा कहाँ स्टोर होता है? किसी डेटाबेस में? हाँ, सारी कॉन्फ़िगरेशंस एक अजोर कॉस्मोस DB डेटाबेस में स्टोर होती हैं। कॉस्मोस DB का फायदा ये है कि ये NoSQL डेटाबेस है, तो फ्लेक्सिबल स्कीमा हैंडल कर सकता है और ये चेंज फीड फीचर के जरिए हिस्ट्री भी मेंटेन करता है। मतलब ऑडिटिंग और रोल बैक करना आसान हो जाता है। सही। आपने मॉड्यूल ट्विन की बात की, लेकिन उसकी तो एक साइज लिमिट होती है, शायद 32 KB। अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल बहुत बड़ी हो, जैसे किसी मशीन लर्निंग मॉडल की सेटिंग्स, तब क्या होगा? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये एक कॉमन सिनेरियो है। अगर कॉन्फ़िगरेशन का साइज बड़ा है, तो पूरी फाइल भेजने के बजाय अजोर ब्लॉब स्टोरेज पर फाइल को अपलोड करके उसका URL और एक वर्जन हैश मॉड्यूल ट्विन में भेजा जाता है। ओके। एज मॉड्यूल फिर उस URL से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड कर लेता है। हैश से ये वेरीफाई हो जाता है कि फाइल करप्ट नहीं हुई है। और ये साइकिल कैसे कंप्लीट होता है? क्लाउड को कैसे पता चलता है कि एज डिवाइस ने फाइल डाउनलोड करके अप्लाई कर दी है? जैसे ही एज डिवाइस पर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो जाती है, वो मॉड्यूल ट्विन की रिपोर्टेड प्रॉपर्टीज के जरिए अपना स्टेट अपडेट करता है। इसमें वो फाइल का वर्जन, हैश और अप्लाइड स्टेटस डाल देता है। क्लाउड पर एक सर्विस जैसे अजोर फंक्शन इन अपडेट्स को लिसन करती है और कॉस्मोस DB में स्टेट को अप्लाइड मार्क कर देती है। इस तरह एक कंप्लीट ट्रैकेबल लूप बन जाता है। तो कुल मिलाके इसका मतलब क्या है? किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सोल्यूशन आर्किटेक्ट को ये पैटर्न कब यूज करना चाहिए? किन सिचुएशंस में ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है? सॉस के अनुसार 3 मुख्य स्थितियों में ये पैटर्न मतलब एसेंशियल हो जाता है। पहला, जब सॉफ्टवेयर रिलीज साइकिल के बाहर वर्कलोड्स को कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत हो। मतलब सॉफ्टवेयर का नया वर्जन डिप्लॉय किए बिना सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बदलकर बिहेवियर चेंज करना हो। एजिलिटी बढ़ जाती है इससे। बहुत ज़्यादा। दूसरा, जब अलग-अलग रोल्स के लोगों को, जैसे फैक्ट्री फ्लो ऑपरेटर या IT एडमिन को, कॉन्फ़िगरेशंस को रीड और अपडेट करने की ज़रूरत हो। राइट, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। हाँ, और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जब क्लाउड से कनेक्शन न होने पर भी कॉन्फ़िगरेशंस उपलब्ध होनी चाहिए, यानी बिजनेस कंटिन्यूटी और ऑपरेशनल रेजिलियंस के लिए। इससे कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स क्या होंगे? किस तरह के वर्कलोड्स में ये पैटर्न असल में इस्तेमाल होता है? सॉज में कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, जैसे डेटा इंजेशन के लिए शॉप फ्लोर एसेट से कनेक्ट होने वाले सॉल्यूशंस। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है OPC पब्लिशर। OPC पब्लिशर। हाँ, ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जो फैक्ट्री की पुरानी मशीनों की भाषा को समझकर उसे मॉडर्न क्लाउड सिस्टम्स की भाषा में ट्रांसलेट करता है। किस मशीन से कौन सा डेटा पॉइंट लेना है, ये सब कॉन्फ़िगरेशंस से तय होता है। और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के बारे में क्या है?
हाँ, वो दूसरा बड़ा यूज केस है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए मशीन लर्निंग वर्कलोड्स जिन्हें अलग अलग मशीन्स के हिसाब से ट्यून करना पड़ता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर रियल टाइम क्वालिटी इंस्पेक्शन करने वाले एमएल वर्कलोड्स। जब भी लाइन पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो इंस्पेक्शन मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन जैसे सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड बदलनी पड़ती है। इन सब में ये पैटर्न लाइफ सेवर है। तो संक्षेप में एज वर्कलोड कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक अहम कड़ी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी, रेजिलियंस और मैनेजेबिलिटी प्रदान करता है, जो आज के कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं, बल्कि एक ऑपरेशनल नेसेसिटी है। कॉन्फ़िगरेशन को सॉफ्टवेयर रिलीज से अलग करने की बात की और इससे अलग अलग रोल्स वाले इंसान मैनेज कर रहे हैं। पर क्या भविष्य में AI ड्रिवन सिस्टम्स इन कॉन्फ़िगरेशंस को रियल टाइम में बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के खुद ब खुद ऑप्टिमाइज कर पाएंगे? एक सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग एज एनवायरनमेंट कैसा दिखेगा, जहां फैक्ट्री लाइन खुद ही अपनी परफॉर्मेंस को देखकर अपनी सेटिंग्स एडजस्ट कर ले? उसके बिजनेस और ऑपरेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। द फाइनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।